हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। और बच्चों, इस क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जेई के एग्जाम में आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। आसान चैप्टर था, सिर्फ हमें डायमेंशंस की बातें करनी थी। डायमेंशन का एनालिसिस है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर जो एरर का कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आता है ना। मैं जेई मेन और नीट दोनों ही एग्जाम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ऑल एंड ऑल किस चीज पे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं, जिनको हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स कहते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं गिवन टाइम में, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन, काइनेमैटिक्स। जेई के सिलेबस में उसका नाम होता है, काइनेमैटिक्स बोल देते हैं उसे। बट हाँ, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आप उस चैप्टर का नाम समझ सकते हैं। और उस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे बेटा वेक्टर्स के साथ में, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें वेक्टर क्वांटिटीज पढ़नी है। तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड वेक्टर बिफोर वी स्टडी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप सभी लोगों के लिए पढ़ाई को ट्रैक पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी तरह से आप सभी लोगों के लिए यह भी जरूरी है कि आप एक ऐसे कोर्स में एनरोल हो जो आपको हेल्प करे अपनी पढ़ाई को ट्रैक रखने में। अब मैं बता देता हूं, ऐसा कोर्स आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट टीम लेकर आई है। कोर्स का नाम है बिलीवर्स बैच, और इस पर्टिकुलर बैच में बेटा तैयारी होगी आपकी क्लास 11 की जेई नीट लेवल पे, राइट। आप सभी लोगों ने क्लासेस में देख भी लिया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी टीम सभी लोगों को पढ़ाएगी। और कोर्स की कुछ खास बातें होंगी कि जेई नीट लेवल पे आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे, और साथ ही साथ 11th क्लास की तैयारी के लिए आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस भी होंगी, एड ऑन्स, ठीक। उसके अलावा पिछले साल का जो हमारा बैच था वो आपको बेटा फ्री मिलेगा इस साल के बैच के साथ में। तो बेसिकली आपको दो बैच मिल रहे हैं, राइट, एक ही कॉस्ट में, एक ही प्राइस में। और दोनों बैचेस में जो भी आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं उन क्लासेस को आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सवाल सॉल्व करते जाइए, ठीक। अच्छा, इस कोर्स की जो खास बातें हैं कुछ वो ये भी रहेंगी कि आपको बार बार टेस्ट के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे कई बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर टेस्ट जो है वो कहाँ पे दें, अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही देखा था, ठीक है। तो टेस्ट आप इस कोर्स को लीजिए, डाउटनट ऐप पे दीजिए, है ना। चैप्टर वाइज आपके पास में टेस्ट आते रहेंगे, साथ ही साथ आपको क्लास की स्लाइड्स मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ऐसे किसी बुक की तरफ नहीं जाना है, या पर्टिकुलर ऐसे नहीं देखना है कि मेरे पास ये बुक है, मैं दूसरी बुक लूं या नहीं लूं, उस बुक से पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो जितने में आपकी किताबें आएंगी उतने में आपके पास ये कोर्स आ जाएगा, ठीक है। कोर्स की प्राइस एक दिन के लिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल के लिए, बेटा ध्यान से सुनना, ये आखिरी दिन है सेल का। 4999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, नहीं तो इसकी प्राइस अगेन 10,000 रुपए हो जाएगी। तो इस आखिरी दिन पे पूरा फायदा आप उठा सकते हैं इस कोर्स को खरीदने के लिए। आपको पता है कि जेई की बुक का जो प्राइस होता है, अगर आप सेट ऑफ बुक लेते हैं तो वो मोर देन 5,000 होता है। ये पूरे साल की फीस है, अगेन बता रहा हूं, 4999, राइट। तो बेटा बिलीवर्स, आपको बस कोड लगाना है डाउटनट ऐप से। अगर आप ये कोर्स डायरेक्ट खरीद रहे हैं, ये कूपन कोड आपको यूज करना है, आपका प्राइस 4999 हो जाएगा। ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक के लिए वैलिड है, इसके बाद इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं बेटा आपको थोड़ा जोर देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आखिरी दिन है, नहीं तो कुछ बच्चे बाद में क्या होता है कि पढ़ाई तो अच्छी हो ही रही है ना, यूट्यूब पे भी पढ़ाई हो रही है अच्छी। अब बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट भी मिल जाए, चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएं, जो आप लिख रहे हो स्लाइड्स भी मिल जाएं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, बुक्स की पीडीएफ मिल जाए, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाए, इतनी सारी चीजें अगर मिल जाएं, है ना, तो क्या हम कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए बेटा आप जब उस टाइम पे कोर्स ज्वाइन करोगे तो इट विल बी कॉस्टिंग यू 10,000। अभी आपको सिर्फ 4999 का कॉस्ट करेगा, ठीक। खैर अभी के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक है, और ये पूरे साल की फीस है। कई बच्चों को लगता है इतने कम में कैसे जेई का कोर्स मिल रहा है, तो मिल रहा है बेटा। आप लोग अमेजिंग पढ़ाई का फायदा हमारे साथ उठा सकते हैं, राइट। बैक ऑन बेसिक्स, ठीक है, ये तो बताना पड़ता है ना बच्चों को, क्या करें। 4 ऑप्शन है, जस्ट लाइक कि कोई क्वेश्चन है जेई का, और चारों में से सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। मैं आप छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि पहले आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो रहा है तो अपना आंसर चेक कर लीजिए। आप अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर वीडियो जो मैं आगे बढ़ाइए कि मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं उस सॉल्यूशन को आप देख पाए, ठीक है। शुरू करें। सपोज ए जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन बी एज बी की पावर एन एंड सी एज सी की पावर एम। एक फिजिकल क्वांटिटी बी और सी की पावर एन और एम पे डिपेंड कर रही है। ए की डायमेंशन है एल इंटू टी, बी की डायमेंशन है एल टू टी माइनस वन, और सी की डायमेंशन है एल टू टी की पावर टू।
तो एक्सपोनेंट n एंड m हैव द वैल्यूज, n और m की वैल्यू बतानी है। डायमेंशनल एनालिसिस का प्रॉपर क्वेश्चन। सभी बच्चों को यह पता है कि अगर लेफ्ट में कोई क्वांटिटी लिखी हुई है तो या राइट में जो क्वांटिटी लिखी हुई है इक्वल साइन के, राइट, इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट में जो भी क्वांटिटीज लिखी हुई उनकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए। तो मैंने यहां डायमेंशन लिख दी, ए की डायमेंशन कितनी है बेटा, एल टी, ठीक है, तो एल इंटू टी लिख दी, राइट। राइट साइड में बी की डायमेंशन कितनी है बेटा, बी की डायमेंशन रखिए एल टू टी की पावर -1 और इसकी पावर है n। साथ ही साथ हमें सी की डायमेंशन दे रखी है एल टी की पावर 2 और डायमेंशन दे रखी है m, ठीक है। अब हमें पता है कि लेफ्ट में जो l की पावर होगी वो राइट में l की पावर होनी चाहिए, m की तो दोनों तरफ ही 0, तो m तो कंपेयर क्यों ही करूं। लेफ्ट में जो t की पावर है राइट में वो t की पावर होनी चाहिए, बात तो सही है सर, है ना। तो मैंने इनको कंपेयर करने के लिए पहले देखा कि l की पावर अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, l की पावर अगर मैं कंपेयर करूं तो l की पावर, ठीक है, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, पावर्स को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं ना। अगर मैं एक्सपोनेंट कवर करूं तो l की पावर लेफ्ट में 1 है तो 1 लिख दिया, बराबर होगा। अब l की पावर राइट में भी, मतलब लेफ्ट में जितनी होती है राइट में भी उतनी होगी, राइट। तो l की पावर लेफ्ट में 1 है तो ये बराबर होगी जो भी राइट में पावर है, ठीक। यहां पे l की पावर 2 है और 2 की भी पावर n है, तो 2 की पावर n जो है, अरे पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टोटल पावर l की होगी 2n, ठीक है। साथ ही साथ यहां l की पावर 1 है और 1 की पावर m है, 1 की पावर m क्या होगा, m, 1 इंटू m होगा ना, तो हो जाएगा m, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई। अब हम लोग ये l का एक्सपोनेंट्स l की पावर कंपेयर किए, मैंने बता रहा हूं अगेन, किसकी पावर कंपेयर की बेटा, l की। अगर मैं t की पावर कंपेयर करूंगा तो t की पावर भी राइट में 1 है, लेफ्ट में 1 है, राइट में देखो यहां -1 है, उसकी पावर n है, तो -1 की पावर n यानी कि -1 इंटू n, तो हो गया -n। साथ ही साथ यहां 2 है t की पावर और यहां m है, t की पावर 2, 2 की पावर m, तो 2 की पावर m क्या हो जाएगा, 2 इंटू m यानी कि 2m, ठीक है। सिंपल है, इक्वेशन 2 हो गया बेटा, ठीक। n और m की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को निकालने के लिए। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो दूसरी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 2 = -2n और साथ में आ जाएगा +4m, 2 से मल्टीप्लाई 4m आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन इसको और इसको ऐड कर दो तो 2 और 1 हो गया 3 = -2 से -2 कैंसल आउट हो गया, 4m + m हो गया 5m, तो m की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में 3/5। कितनी आ गई बेटा m की वैल्यू, 3/5, ठीक है, 3/5 आ गई, दिखाई दे रही सभी लोगों को, चलो बढ़िया है। m की वैल्यू 3/5 आ गई, तो n और m पूछा हुआ है, तो m की वैल्यू 3/5 कहां आ रही है, d में आ रही है, तो अपने आप ही डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि और किसी में m की वैल्यू 3/5 नहीं है। अगर आपको m की वैल्यू पता चल गई तो n की भी आ जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ये m है ना, इस इक्वेशन में रख दो इसको, चलो n निकालना है ना, ठीक है, इस इक्वेशन में m रख दो, 1 = -n + 2 × 3/5, ठीक है, ये हो गया 6/5, इधर ले आओ, 1 - 6/5 बराबर हो गया -n, ठीक है। 5 - 6 कितना हो गया, -1, -1/5 आ गया, n की, -n की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो, n की वैल्यू आ गई 1/5, विच इज करेक्ट, वही तो दिया हुआ है। कितनी आ गई बेटा n की वैल्यू 1/5 और m की वैल्यू 3/5, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, है ना, टाइम ज्यादा लगाएंगे नहीं हम सवाल करने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, और आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छे खासे रेप्यूटेड मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कुछ बच्चों सॉल्व ना हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो हमारा पर्पस फुलफिल हो ही रहा है। अगर सवाल आपसे हो रहे हैं, यही तो पर्पस था, फिर तो फुलफिल हो रहा है, हमें तो अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपसे सवाल हो रहे हैं या नहीं, डाउट आ रहा पूछिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, अगेन बता रहा हूं जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री है। एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चोजन इन द फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो बेटा, हमने जब आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाया तब हमने बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो जिनमें कुछ खास बात है जिनको फंडामेंटल चूज किया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी हो सकती थी, हमें बस स्टैंडर्डली चूज करना था, साइंटिस्ट ने कर लिया। अभी मानो कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा हम कहीं पे गए, मान लो किसी प्लैनेट पे चले गए, वहां लोग रहते हैं, एलियन जिनको कहते हैं, उन्होंने अपना अलग सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज में एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम लिया हुआ है। अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकता है कोई भी।
तो हमें डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन पूछी हुई है। सरफेस टेंशन जो होता है बेटा वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन को अपन एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? एस मान लेते हैं। ठीक, सरफेस टेंशन को अपन एस मान लेते हैं। हमें बोला हुआ है कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन इनमें से क्या होगी। ठीक, हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि एक क्वांटिटी, ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे और इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सरफेस टेंशन जो है डिपेंड्स अपॉन एनर्जी की पावर ए, ठीक है, और वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी पे डिपेंड कर रही है। हमने ये मान लिया सरफेस टेंशन जो है ऐसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है वो एनर्जी वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में आ जाएगा। ए बी सी ही तो निकालना है। ठीक, बात तो सही है। ठीक है, इसको हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, डजंट नीड, वी डोंट नीड दैट कांस्टेंट, डोंट वरी, घबराने का नहीं है। ठीक है, हमें ये पता है कि हाँ भाई ठीक है, इसको हमने लगाया, बराबर कर दिया। कांस्टेंट को मैं 1 मान रहा हूं अभी के लिए, वो वैसे भी हम निकाल नहीं सकते, डायमेंशनल एनालिसिस का वो एक ड्रॉबैक है। ठीक है अच्छा जी, दोनों तरफ डायमेंशन लिख देते हैं, लेफ्ट और राइट में, है ना, ज्यादा स्पेस में यूज नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ डायमेंशन लिख देता हूं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है भाई? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको याद दिला देता हूं, फोर्स की डायमेंशन होती थी m1 L1 T-2, ये फोर्स की डायमेंशन होती थी। इसमें लेंथ का डिवाइड कर दो, मतलब L1 का डिवाइड कर दो, तो L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई m1 T-2। क्या आ गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन? m1, ठीक है, T-2। L है ही नहीं इसमें, L है ही नहीं, मतलब 0 L की पावर। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती थी? m1 L2 T-2। बेटा ये याद होनी चाहिए अब आप लोगों को। ठीक है, पावर हो गई A, वेलोसिटी L1 T-1 की पावर B, टाइम T की पावर 1 पावर C। ठीक है, लेफ्ट राइट में दोनों तरफ एक्सपोनेंट्स को क्या कर दीजिए? कंपेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंपेयर कर दीजिए। कर देते हैं। m की पावर लेफ्ट में कितनी है? 1 है, राइट में बराबर कर दो। राइट में m की पावर कितनी है? 1 की पावर a, यानी कि a यहां है नहीं और यहां भी नहीं है, तो a की वैल्यू तो सीधी सीधी 1 आ गई। a की वैल्यू तो सीधी सीधी 1 आ गई। ठीक है, अच्छा l की पावर लेफ्ट में कितनी है? 0 है, और राइट में कितनी है? 2a। देखो ना, l की पावर 2 की पावर a, तो 2a हो गई। यहां है 1 की पावर b, यानी कि b हो गई। ठीक है, तो 2a प्लस b बराबर 0 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2a। इधर ले आओ इसको। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल ली, 1 है, तो -2 आ गई b की वैल्यू। कितनी आ गई बेटा? -2 आ गई b की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, c की निकालनी है, t की पावर कंपेयर कर दो। -2 है लेफ्ट में t की पावर, राइट में है -2a -b प्लस c। देख लो, -2 की पावर a है तो -2a, -1 की पावर b है तो -b, 1 की पावर c है तो c। ठीक है, अच्छा इनको इधर ले आओ, तो -2 प्लस 2a प्लस b, ये वैल्यू आ जाएगी c की। तो -2 एज इट इज प्लस 2 टाइम्स a की वैल्यू 1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है? -2 है, बराबर आ गया c के। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर? e की पावर a पे, यानी कि एनर्जी की पावर a का मतलब क्या है बेटा? 1 है ना, 1, वेलोसिटी की पावर -2 और टाइम की पावर -2। 1 -2 -2, 1 -2 -2, 1 -2 -2, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है क्या बेटा? बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। आ रहा है ना समझ में सभी लोगों को, है ना? तो इसी तरह से धीरे धीरे हमें सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक, अच्छा स्टार्टिंग में बेटा दिक्कत आती है बच्चों को, जनरली 11वीं में जब आते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 10वीं से बहुत बड़ा है, बट हाँ धीरे धीरे जब फील आने लगती है ना सब्जेक्ट की, तब मजा आने लग जाता है। ठीक, चलो 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 चलो, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। डायमेंशन बतानी है a बाई बी की। किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में p इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। इसमें p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। ठीक है, चलो जी बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं।
बताते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। ए बाई बी की डायमेंशन बतानी है, किसकी डायमेंशन बतानी है बेटा, ए बाई बी की। चलो सॉल्व करो, आंसर करो फटाफट। देखो बेटा, लेफ्ट में प्रेशर है तो राइट में जो भी क्वांटिटी है दैट शुड बी प्रेशर, वो प्रेशर होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं, पहले मैं इसको अलग अलग करके लिख लूं। चलो ए बाई बी एक्स, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, ठीक है। अब देखो, अगर लेफ्ट में प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होना चाहिए, ये भी प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस ही तो प्रेशर आएगा। ये क्वांटिटीज भी प्रेशर होनी चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी होनी चाहिए इक्वेशन में, राइट। इफ दिस इज प्रेशर देन दिस शुड बी प्रेशर, दिस शुड बी प्रेशर, ठीक है। मतलब ए बाय बी एक्स की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो प्रेशर की है, ए बाय बी की निकालनी है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बेटा, अरे फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, एरिया क्या होता है L2, तो प्रेशर हो गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2। चलो m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अच्छा, a अपॉन b निकालना है, x को उधर मल्टीप्लाई कर दो। x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन, तो इसको l1 को इधर भेज दो, तो a बाई बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m1 l माइनस 1 t माइनस 2 और साथ में l1, ये x है ना, यहाँ वाला x जो है इधर भेजा, x की पावर l1 आ गई, l1 माइनस से l1 कैंसल आउट हो गया, तो a बाई बी की डायमेंशन आ रही है हमारे पास में m1 t माइनस 2। ठीक है, ठीक है क्या भाई, समझ में तो आ रहा है ना सभी लोगों को, ऐसा तो कोई नहीं है भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एम एल टी आर अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट, गामा परसेंट। तो परसेंटेज इन एक्स वुड, परसेंटेज एरर इन एक्स वुड भी है, तो आसान है कि क्वांटिटी है बेटा, लेट्स से एक्स, दैट डिपेंड्स अपॉन ए एम एल एंड टी, तीन क्वांटिटीज पे, एम की पावर ए पे डिपेंड कर रही है, एल की पावर टी पे, बी पे, और टी की पावर सी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्लियर है, हमें क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है, ठीक है, ठीक है। अगर हम रिलेटिव एरर इन एक्स निकालें, ठीक है, क्योंकि तीन क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करे, तो याद करो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि एक्स में जो रिलेटिव एरर होगी, ठीक है, वो बराबर होगी जिन भी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है उन मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के, साथ ही साथ पावर्स को आगे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि इसमें जो रिलेटिव एरर होगी वो इसमें रिलेटिव एरर प्लस इसमें रिलेटिव एरर प्लस इसमें रिलेटिव एरर के बराबर होगी, और साथ में पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो रिलेटिव एरर है, सुनना ध्यान से, इसमें जो रिलेटिव एरर है वो इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है, ठीक है ना, प्लस इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है, प्लस इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है, इसके बराबर होती, बट पावर्स भी हैं तो पावर से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पावर ए पे डिपेंड कर रहा तो ए से मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर बी पे कर रहा तो बी से मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर सी से कर रहा सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन हमें परसेंटेज पूछी गई है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर हर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिस बाय 100, मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 100, ठीक है। ये क्या क्या बन गया बेटा, ये बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स। ये जो क्वांटिटी ये है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एम, ये है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल, और ये है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी। इन्हीं की वैल्यू दे रखी है, ए इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा, प्लस बी इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है बीटा, प्लस सी इसकी वैल्यू दे रखी है गामा। तो ए अल्फा बी बीटा सी गामा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा परसेंट, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, नोट कर लीजिए, है ना। सवाल बेटा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे ना किसी को, ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An experiment measures quantities A, B, C and X is calculated from X is equals to this. Percentage error A, B, C are 1, 3, 2% respectively. तो X में कितनी होगी परसेंटेज एरर? X is equals to कोई क्वांटिटी है लेट्स से, ठीक है, X is equals to A B स्क्वायर अपॉन सी क्यू, यही है ना, ऐसे डिपेंड कर रहा है ना, एक बार और देख लेते हैं, है ना, ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, हाँ ठीक है, ए में 1 है, इसमें बी में 2% है, सी में 3 सॉरी इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है, एक्स में परसेंटेज एरर पूछी हुई है। तो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होती है, तो एक्स में रिलेटिव एरर जो होगी, परसेंटेज में बोला हुआ है तो मैं डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, वो बराबर हो जाएगी ए में रिलेटिव एरर, अब ए की तो पावर 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों तरफ करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है, प्लस बी की पावर 2 है ना, तो बी में पहले रिलेटिव एरर लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर बन गई, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, प्लस ऐड ही होगा बेटा सारी क्वांटिटी, सी में परसेंटेज एरर इंटू 3, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये आगे एक्स में परसेंटेज एरर यही तो निकालनी है, ये दे रखा 1% तो 1 लिख दिया, प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर, तो बी में दे रखी 3% प्लस 3, सी में परसेंटेज एरर देख के 2%, 2 लिख दिया, ठीक है, 6 और 6 8 और 1 9%, 9% आ रही है, कितनी आ रही है बेटा टोटल एरर? 9%। ऑप्शन है 1 3 और 2, ठीक है, एक बार देखो, इसमें 1 है, 3 2 6 6 प्लस 1 7 आएगा बेटा, 7 7 7, है ना, कभी कभी हो जाता है, काफ़ी रात में रिकॉर्डिंग हो रही है ये, है ना, चलिए एनीवेज 7% इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन 2। समझ में आ रही होगा सभी लोगों को, मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, है ना, है ना, चलिए, हाँ जी बेटा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ऐसे निकालते हैं हम रेजिस्टेंस, 10वीं में बहुत निकाला हमने, है ना। वोल्टेज जो है उसको हमने मेजर किया तो आया 100 प्लस माइनस 5, और करंट को मेजर किया तो आया 10 प्लस माइनस 0.2। तो टोटल एरर बतानी है R में, किस में बतानी है? R में, ठीक है बेटा। जो वोल्टेज है उसको लिखेंगे हम लोग, अच्छा वोल्टेज है उसको हम लोग लिखेंगे 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है। करंट जो है उसको हम लिखेंगे 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर में दे रखा है, ठीक है बेटा। देखो जब भी आपको कोई क्वांटिटी ऐसे दी हुई मिलती है, इसका मतलब ये उसकी ट्रू वैल्यू है, ये उसमें एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, ये उसमें एरर है, सिंपल सी बात है। मतलब करंट की ट्रू वैल्यू आई है, उसमें एरर इतनी है, तब हमारी रीडिंग आ रही है 10 प्लस माइनस 0.2। मतलब 10 आनी चाहिए थी, 0.2 कम या ज्यादा आ रही है, एरर को कम या ज्यादा में दिखाया जा सकता है, ठीक है। हमारी रीडिंग 100 आनी चाहिए थी, 5 कम या ज्यादा आ रही है, बट ठीक है वोल्टेज। दिस इज आर रीडिंग, दिस इज आर रीडिंग, दिस इज आर रीडिंग, दिस इज आर रीडिंग, दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर, दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर, ठीक है। अच्छा आर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन वी एंड आई एज वी अपॉन आई। अच्छा तो आर में एरर पूछी हुई है, टोटल एरर इन आर। अच्छा आर में जो एरर है डेल्टा आर पूछी हुई है, ठीक है। तो जब भी हमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करके पूछा हुआ होगा, जब भी हमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करके पूछा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव, अच्छा परसेंटेज में ही दे रखा है क्या, ठीक है परसेंटेज निकाल लेंगे बाद में। तो रिलेटिव एरर इन आर जो आएगा वो आएगा रिलेटिव एरर इन वी प्लस रिलेटिव एरर इन आई, ठीक है, कि आई में एरर डिवाइडेड बाय आई की रियल वैल्यू, वी में एरर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे या मल्टीप्लिकेशन पे या फिर डिवीजन पे डिपेंड करती है अगर कोई क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी में एरर जो होती है रिलेटिव, वो जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है उनके सम के बराबर होती है। ये तो पता है ना सभी लोगों को, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 5, इसमें एरर 5 है, ट्रू वैल्यू 100 है, ठीक है, प्लस इसमें एरर कितनी 0.2, ट्रू वैल्यू इसकी 10 है, ठीक है। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा हुआ, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आर में परसेंटेज एरर आ जाएगी, दिस बिकम्स परसेंटेज एरर इन आर बराबर 5/100 इंटू 100, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस 0.2/10 इंटू 100, ठीक है। ये कैंसल आउट हुआ तो ये आ गया 5 प्लस ये 1 0 से 1 0 गया, 10 इंटू 0.2 कितना होगा 2 आ गया, तो ये आ गया टोटल 7%। अगेन सेकंड ऑप्शन 7% करेक्ट आंसर है।
अगेन सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई बेटा अपनी एरर, परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, अच्छा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप आर में एरर बता सकते हो क्या, मतलब मैं परसेंटेज एरर नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा हूं आर में कितनी होगी, या मैं पूछूं कि आर की वैल्यू क्या आई होगी, आर की रीडिंग इन टर्म्स ऑफ एरर लिमिट्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एरर लिमिट्स क्या होगी। आर क्या होता है बेटा, वी अपॉन आई। क्या होता है, वी अपॉन आई, यही होता है। अगर ये सवाल तो हो गया, आगे अगर पूछा जाए कि आर को लिख के बताओ, जैसे ये लिखे हुए वी और आई, कि आर जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एरर लिमिट, तो आर होता है वी अपॉन आई। तो आर की ट्रू वैल्यू क्या होगी, वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ वी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ आई। आर की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, वी की ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय आई की ट्रू वैल्यू। ये अपने पास में आ गया 10। कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। ठीक है, बात तो सही है सर, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब हमें कोई भी क्वांटिटी हम लिखते हैं उसे, जैसे v है उसको हमने लिखा हुआ है, मतलब v की रीडिंग जो है हमने लिखी हुई ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें जो भी एरर है, ऐसे लिखेंगे। मतलब कोई भी एक वैल्यू है उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, उसमें प्लस माइनस करके लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। ठीक है, तो r तो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू तो आ गई। अब हमें डेल्टा r और निकालना है, तो हम r प्लस माइनस डेल्टा r करके r की रीडिंग लिख पाएंगे। डेल्टा r बेटा यहां से निकल जाएगा। देखो ये तो वैल्यू लिखी हुई है, इस r को उधर मल्टीप्लाई कर दो, बस इस r को उधर मल्टीप्लाई कर दो, बस डेल्टा r आ जाएगा, चाहे यहां से निकाल लो। अपने पास डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 है। अरे अपने पास क्या है बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 7% आया है, ये r में परसेंटेज एरर है। तो डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 अपन को पता है, डेल्टा r अपॉन इंटू 100 अपन को पता है। ठीक है, 7%, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है बेटा, सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ठीक है, हमें डेल्टा r निकालना है, तो पहले तो 100 को इधर भेजो, तो 7/100 हो गया। फिर r को ऊपर भेजो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/10 हो गया, यानी कि 0.7। ठीक है, तो डेल्टा r की वैल्यू आ गई 0.7। तो r 10 प्लस माइनस 0.7 प्लस माइनस 0.7, ये अपनी r की रीडिंग हो जाती। ठीक है, क्लियर है। खैर दिस इज अ डिफरेंट थिंग, पूछा नहीं गया इसलिए बस मैंने बता दिया, मेरा मन किया। ऐसा भी हो सकता है, इसका आंसर परसेंटेज एरर का आंसर 7। हाँ, ये ऐसे सवाल बेटा बहुत आ चुके हैं जेईई मेन में और नीट के एग्जाम में, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, कि पूछा क्या गया है। जैसे कि अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है 2 टाइम्स k की पावर 3, l की पावर 2, m की पावर 1, n की पावर 1/2। अरे अंडर रूट को 1/2 लिख सकता हूँ। सब में परसेंटेज एरर 1 2 3 4 दे रखे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय, क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज एरर इन x। क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज एरर इन x। जब ऐसा लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय, मतलब परसेंटेज एरर पूछ रखी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो परसेंटेज एरर होगी x में, ठीक है, वो 2 तो बेटा कांस्टेंट है, मेजरमेंट में 2 का तो कोई रोल ही नहीं है। आप मेजर करोगे तो k चेंज हो सकता है, k की गलत रीडिंग ले सकते हो, l की ले सकते हो, m की ले सकते हो, n की ले सकते हो। 2 की रीडिंग थोड़ी ना गलत ले लोगे, 2 तो 2 है, उसकी तो रीडिंग भी नहीं लेंगे इवन हम, वो तो फॉर्मूला लिखा हुआ, कैसे डिपेंड करता है। 2 को मारो गोली सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, k में परसेंटेज एरर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स l में परसेंटेज एरर, ठीक है, प्लस m में परसेंटेज एरर, m की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा, तो m में परसेंटेज एरर, प्लस 1/2 टाइम्स n में परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एरर हमेशा ऐड ही होती है, मतलब ऐड ही होगा हमेशा, याद रखना बस ये लाइन। ठीक है, चलो बढ़िया। तो 3 टाइम्स k में कितनी है, 1 है, l में कितनी है, 2 है, m में कितनी है, 3 है, और n में कितनी है, 4 है। टोटल देख लो, 3 + 4 + 3 + 2। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12%। थर्ड ऑप्शन अगेन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करते हुए चलें बेटा सभी लोग, है ना, मौका मिलता रहेगा आपको नोट करने का पूरा पूरा। समझ में तो आ रहा है ना बेटा सभी बच्चों को, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा है,
ऐसा तो कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब पिछले साल के कुछ जेई मेन के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। 2020 में आया हुआ सितंबर 6 को, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है बेटा, ठीक है, डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर, ठीक है। मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज x बाई 100%, ठीक है। मैक्सिमम एरर मतलब मैक्सिमम एरर की बात कर रहा है परसेंटेज में, तो डेंसिटी में वो आ रही है डेल्टा रो अपॉन रो, रो को मैं डेंसिटी मान रहा हूं, इंटू 100 बराबर आ रहा है x बाई 100%, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये इंटीजर न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था। रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड डायमीटर आर 6% एंड 1.5% रेस्पेक्टिवली, तो वैल्यू ऑफ x पूछी हुई है। मास में और डायमीटर में रिलेटिव एरर दे रखी है 6% एंड 1.5%, ठीक है। परसेंटेज एरर नहीं, रिलेटिव एरर दे रखी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। डेल्टा m बाई m बराबर दे रखा है 6%, रिलेटिव एरर बोल रही है तो 6 बाई 100 लिख दो इसको, ठीक है। और डेल्टा डायमीटर में d अपॉन d बराबर आ जाएगा 1.5 बाई 100, ठीक है। अब देखो डेंसिटी जो होती है, ठीक है ना, रो, वो क्या होते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, नहीं होती? अरे स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, सबको पता होगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अच्छा डायमीटर दे रखा है तो r की जगह d/2 लिख सकता हूँ। अरे डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होती है, कांस्टेंट से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैंने d/2 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। इसको 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4/8 इंटू 3 24 हो गया, इंटू पाई d की पावर 3, और ये आ गया π/6, इसको 6 बार काटा है d क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। वैसे इसका π/6 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ठीक है क्या, 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 ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम, पाई d क्यूब बाई 6 भी होता है, याद रख लेना, आगे के लिए काम आ जाएगा मैथ्स वैथ्स में कहीं। चलो जी, तो अच्छा परसेंटेज एरर निकाले ना, ठीक है, ठीक है भाई, इसको हम लिख देंगे m अपॉन पाई डी क्यूब बाई 6, तो 6 अपॉन पाई का तो कोई रोल नहीं, हम मेजर करेंगे मास और डी को। हमने लिखा डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है, इंटू 100 बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 के, ठीक है, क्लियर है। ये निकालना है अपन को, ठीक। डेल्टा m अपॉन m कितना दे रखा, 6/100 इंटू 100 लिखा, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d 1.5/100 और साथ में 100 लिखा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 प्लस 4.5 10.5 आ जाएगा, 6 प्लस तो 10.5 आंसर आ जाएगा। अच्छा 10.5 आ रहा है ना, उसको यहाँ रखना है, इस वैल्यू को x/100 के बराबर करना है। कितना आ रहा है बेटा, परसेंटेज आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास में आ रहा है, टोटल परसेंटेज कितना आ रहा है, 4.5 प्लस 6 यानी कि 10.5, ठीक है, 10.5% आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं 10.5%, ठीक है, लिख दें। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 10.5, दिस वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10.5, बस खत्म आंसर, यही वैल्यू आंसर है, 100 इंटू 10.5। सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछी हुई है कि जो भी परसेंटेज एरर आ रही है दैट इज इक्वल्स टू x/100%, ठीक है, 10.5% है, और हमें बोला गया कि इसमें मैक्सिमम एरर आ रही है x/100, हमारी आ रही है, तो इसको x/100% के मल्टीप्लाई किया, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, तो x/10 बराबर 10.5, तो x की वैल्यू 100 इंटू 10.5, x की वैल्यू 100 इंटू 10.5, ठीक है। बहुत सवाल है ऐसे, बहुत बहुत सवाल है, बहुत 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 सारे, ठीक है, नहीं ठीक है ना। चलो 2015 में आया है, 2021 में शायद आया, बहुत बार पूछा गया ऐसा सवाल। देख लो एक बार सवाल क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कोई पेंडुलम है उसका ऑसिलेशन जो है ऐसे मेजर किया जाता है इस फॉर्मूला से, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी,
मतलब जो L है उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो उसमें एक्यूरेसी है, मतलब कि उसमें जो एरर आ सकती है, ठीक है, मैक्सिमम दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक। तो सम एक्यूरेसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम एरर जो उसमें पॉसिबल है, तो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में लिख दे इसे, ठीक। अब बोल रहा है कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन फॉर द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। मतलब यह है कि हमने कोई रिस्ट वॉच यूज करा जिसका रेजोल्यूशन 1 सेकेंड है, मतलब कि टाइम पीरियड में मैक्सिमम एरर जो आ सकती है वो 1 सेकेंड की है, ठीक है, लीस्ट काउंट उसका 1 सेकेंड है, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब बोला गया है कि हमने मेजर किया, क्या मेजर किया हमने मेजर किया बेटा, क्या मेजर किया हम लोगों ने, हमने मेजर किया 100 ऑसिलेशन का टाइम। क्या मेजर किया बेटा, 100 ऑसिलेशन का टाइम, और वो आया 90 सेकेंड। क्या आया बेटा, 90 सेकेंड। तो हमने टोटल टाइम जो मेजर किया दैट इज 90 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है क्या। अब हमें पूछा गया है कि एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, कि जी के डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी कितनी होगी, मतलब कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो है वो कितनी आ सकती है जी के किसमें, कैलकुलेशन में, जी के डिटर्मिनेशन में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए जी करते हैं। तो हमने एक काम किया, हमने सबसे पहले जी का फॉर्मूला लिखा। जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इट विल बिकम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ठीक है। जी बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो जी में जो परसेंटेज एरर होगी, जी में जो परसेंटेज एरर होगी वो होगी एल में परसेंटेज एरर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर, ठीक है। किस में परसेंटेज एरर बेटा, टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर, यही होगी क्या, अरे यही होगी क्या, देख लो एक बार ढंग से, देख लो, अरे देख लो भाई, ठीक है क्या, सही है यहां तक की बात। चलो अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ठीक है। हमें बोला गया कि हमने जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है, सॉरी 1 मिलीमीटर एक्यूरेट वैल्यू है अपनी लेंथ की, है ना, मतलब उसमें एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल जो उसकी एरर होगी 1 मिलीमीटर है, लेंथ दे रखी है, ठीक है, मतलब डेल्टा एल पता है, हमें एल पता है, ठीक है। अब सोचो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड में क्या रखेंगे हम लोग, सोचो बेटा। देखो बच्चों, अब आगे की कहानी कैसे करनी है अपन लोगों को सुनो जरा ध्यान से। हमें ना ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे, जेई मेन में, जेई एडवांस में बहुत बार पूछे गए, राइट। हमें ना ये बोला गया है कि जो 100 ऑसिलेशन है ना उसका टाइम है 90 सेकेंड, ठीक है। ऑल्दो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बस इस तरह के सवालों को करना कैसे वो समझ लेना, ठीक है। क्योंकि वो बेटा हमें ये बोला है कि 1 सेकेंड रेजोल्यूशन वाली वॉच है, मतलब कि उसकी तो हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर दे रखी है कि 1 सेकेंड है। हमें ये पता है कि टोटल टाइम जो है ना, स्मॉल टी मान लेते हैं टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम वो दिया हुआ है हमें, कितने ऑसिलेशन है, 100 ऑसिलेशन का कितना दिया हुआ, 90 सेकेंड, ठीक है। क्या टोटल टाइम्स होगा नंबर ऑफ जो भी जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ले रहे हो मल्टीप्लाइड बाय एक ऑसिलेशन का टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन का टाइम, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल टाइम जो उसे लग रहा होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू एक ऑसिलेशन का टाइम, सिंपल सी बात है। अब जब हम रिलेटिव एरर लिखते हैं तो नंबर को तो कभी कंसीडर करते ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी टोटल टाइम के कैलकुलेशन में एरर होगी वही टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में रिलेटिव एरर होगी। ये बोल सकते हैं ना, नंबर तो हम आउट ऑफ कंसीडरेशन ले लेते हैं जब हम एरर पढ़ाई करते हैं तो, ठीक। अच्छा, बात तो सही है सर। तो हमें क्या करना है, डेल्टा टी बाई टी की जगह स्मॉल डेल्टा टी बाई डेल्टा स्मॉल टी बाई टी लिखना है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं डेल्टा टी बाय स्मॉल टी, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। साथ में 100 लिख दीजिए, ठीक है बेटा। हमको टोटल टाइम पता है, क्या पता है हमें, टोटल टाइम पता है हमें, है ना। टाइम पीरियड ऑल्दो हम निकाल सकते हैं, बट हमें टोटल टाइम दिया गया है और उस चीज को यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली, राइट। हमें टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में एरर नहीं पता, हमें टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में एरर नहीं पता, हमें टोटल टाइम पता है, हमें टोटल टाइम में एरर पता है। तो ये लेंथ जो है डेल्टा एल, ठीक है, वो आई थिंक 1 मिलीमीटर दे रखी, 0.1 हो जाएगा, सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट कर लो,
और ये 20 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना दे रखा है बेटा 1 सेकेंड, और ये टोटल टाइम दे रखा है 100 ऑसिलेशंस का 90, ठीक है। टोटल जो भी हमने कैलकुलेशंस किए वो 90 सेकेंड एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है हमारी, और ये आ रहा है अपने पास में 100, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो इट विल बिकम 0.5, ठीक है, और साथ में आ रहा है प्लस 1 0 से 1 0 गया 20/9, क्या आ रहा है 20/9, ठीक है। 4 ऑप्शन है ना हमारे पास में, 20/9 2 पॉइंट समथिंग हो गया ये, ठीक है, और ये 0.5 हो गया, 3 के बहुत क्लोज आएगा। अरे 20/9 कितना हो गया बेटा 0.5 प्लस ये आ जाएगा अपने पास में 2 पॉइंट, अगेन 2 बचेगा तो 2.2 आ गया, तो ये 2.7 के आसपास आ रहा है लगभग, विच इज इक्वल्स टू 3। तो डी ऑप्शन जो है अपना वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन जो है बेटा अपना वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। जेईई मेन के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलमोस्ट, लगभग जो भी अच्छे सवाल थे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज आप लोगों के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करूं, या स्पेसिफिक बुक जैसे इरोडोव के क्वेश्चन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए, है ना। और आपका टारगेट एग्जाम जो है जेईई मेन है, जेईई एडवांस है, या फिर नीट है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। ऑल्दो हम लोग चीजें कवर करेंगे उसी लेवल पे जिस लेवल पे आपके लिए फायदेमंद हो। अगर हमारे पास ज्यादातर बच्चे जेईई मेन के होंगे तो हम मेन लेवल तक चीजें पढ़ाएंगे, एडवांस के होंगे तो हम ज्यादातर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, कॉन्सेप्ट भी उसी लेवल तक पढ़ाएंगे, साथ में अलग प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना देंगे, राइट। यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चमक चुकी हैं। तो ये हो गई बेटा कहानी, एक छोटे से टॉपिक है राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट वी कैन स्टडी एनी डे, 10 से 15 मिनट में। उसकी मैं शॉर्ट या फिर शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगा, है ना, काइंड ऑफ 1 शॉट में ही, ठीक है, विद प्रैक्टिस, ठीक। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना बेटा दैट विल बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी में इस नाम से हम लोग इसे काइनेमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे बाकी सभी लोगों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।